आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत विकास। सतत विकास के बारे में केवल हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया में ही पढ़ाई नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी पढ़ाई होती है, हर एक यूनिवर्सिटी में। और पूरी दुनिया के चिंतन का एक विषय है यह। क्या है? सतत विकास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले इसके लिए ये बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, पहले उन शब्दों को समझ लेते हैं। चलते हैं हम लोग। सतत विकास। सतत विकास को अंग्रेजी में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात क्यों कर रहे हैं भाई? इधर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को अंग्रेजी में कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए बहुत सारा शब्द प्रचलित है। टिकाऊ विकास, लिख लीजिए, टिकाऊ विकास। जब टिकाऊ विकास पूछेगा या कहीं लिखा हुआ देखिएगा तो ये कौन अवधारणा है? धारणीय विकास, लिखो, धारणीय विकास। बहुत सारा शब्द प्रचलित है। पोषणीय विकास, टिकाऊ विकास, संपोषणीय विकास, संवृद्धि विकास। इसके लिए जो प्रचलित शब्दावली है वही हम कह रहे हैं, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी की विशेषता है। हिंदी संवृद्धि विकास, संवृद्धि, संस्कृति नहीं, संपोषणीय विकास, टिकाऊ विकास, सतत विकास, ये हिंदी भाषा की विशेषता है। क्या? पांव कहीं पर पग हो जाता है, कहीं पर टांग हो जाता है, कहीं पर पाद हो जाता है, कहीं पर पद हो जाता है, कहीं पर पैर हो जाता है। अंग्रेजी में एक ही है लेग। पत्नी शब्द के कितने प्रचलित कितना पर्यायवाची है? आर्या, दारा, अर्धांगिनी, और क्या, बहुत, बेगम, बीवी, बहुत सारा। तो अंग्रेजी में लेकिन एक ही वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये तो मैंने शब्दावली बताया कि कितनी शब्दावलियां प्रचलित है, और भी शब्दावलियां हो सकती है, पढ़ ले। लोग नए नए शब्दावली गढ़ते रहते हैं हिंदी में। तो लेकिन पॉपुलर वर्ड यही है, सतत विकास। क्या है? और टिकाऊ विकास। ये दो शब्दावली जो है वह ज्यादा पॉपुलर है, सतत विकास और टिकाऊ विकास। अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? हा? अब विकास हमारा हो, लेकिन अगर विकास विनाश की ओर ले जाए तो उस विकास की क्या जरूरत? जैसे हमारी धरती पर विकास तो हो रहा है। हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मनुष्य होना अपने आप में थोड़ी अनोखी बात है और प्राणियों से। और प्राणी जन्म लेते हैं और उसी अवस्था में रहते हैं हजारों साल से, लाखों साल से। लेकिन मनुष्य ने अपना विकास किया है। समझ में आई बात? ठीक है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, एक प्रचार देता है, गधा दौड़ाता है मनुष्य को, बाद में मनुष्य खाता है टॉफी, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, मिंटोस, क्या है? मिंटोस, वो खाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसके बाद गधा को सवारी बना ले, गधा को की सवारी करता है। ठीक है, मनुष्य का विकास हुआ है। हम लोग भी पहले गुफा में ही रहते थे, हमारे पूर्वज, और वहां से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि तक, पाषाण युग से लेकर परमाणु युग तक। इसलिए कहा जाता है मनुष्य होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, अध्यात्म में भी कहा गया है। ठीक है, मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, अपने से कई गुना ताकतवर हाथी को कंट्रोल में रखता है ना। जो हाथी एक बार पैर रख दे क्या हो जाएगा, लेकिन हाथी को किसके सहारे? एक छोटा सा अंकुश के सहारे पूरी धरती का नियंता बना हुआ है। कौन? मनुष्य। तो मनुष्य का विकास तो हुआ,
मनुष्य का विकास तो हुआ, लेकिन विकास के क्रम में हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया उस मॉडल के कारण विनाश भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया एक नई समस्या के रूप में उभर गई है। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं ना क्या हो रहा है। इस बार की गर्मी में पता ही होगा, तो अगर 48 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री हो गया तो क्या होगा। भूमंडलीय तापन है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, एसिड रेन है। ठीक है, कहा जा रहा है ये जलवायु परिवर्तन की समस्या के से ही जुड़ाव है, चक्रवातों का, प्रति चक्रवातों का बार बार आना। और विकास के क्रम में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रकृति का अनियंत्रित दोहन करते जा रहे हैं। जंगल खत्म होते जा रहे हैं। हम लोगों ने जितना पेड़ काटा, और पेड़ काटने से पहले की अवस्था में आने के लिए 4 अरब पेड़ लगाना पड़ेगा। कितना? 4 अरब पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कहा जा रहा है हम लोग जो दोहन कर रहे हैं, लगातार दोहन कर रहे हैं, और पृथ्वी पर ऐसे ऐसे क्षेत्रों के संपर्क में आ रहे हैं दोहन के क्रम में जहां पर अभी तक मानव पहुंचा ही नहीं था। और वहां पर ऐसे ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसके संपर्क में आने पर मनुष्य 1 मिनट में खत्म हो जाए। कहा जा रहा है ऐसे ही प्रयासों का परिणाम था कोरोना। कोरोना जहां रहता होगा वहां हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन कोई मनुष्य पहुंच गया वहां। अब वो लेकर चला आया मानव समुदाय के बीच में, और ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कोरोना ग्लोबलाइज हो गया। क्या हो गया? ग्लोबल। तो कोरोना तो आपको समय देता था 14 दिन का। हो सकता है ऐसा वायरस हो जो समय नहीं दे, संपर्क में आने पर ही खत्म। समझ में आ रही बात? तो विकास ऐसा हो जो विनाश ना करे। हम लोग विकास के दौर में आगे बढ़ रहे हैं ना, और उतना ही विनाश के नजदीक भी जा रहे हैं। पहले हमारे पूर्वजों के पास हथियार था, पत्थर, और डेवलप किए, रहने लगे, खेती करने लगे, तो कुदाल आ गया, हथियार एक दूसरे को मारने के लिए, तलवार आ गया, और थोड़ा डेवलप हुए। ठीक है, फैक्ट्री खड़ा करना शुरू किए तो बंदूक बना लिए। ठीक है, बंदूक से भी एक टाइम में ज्यादा, कितना, बहुत लोगों को नहीं मार सकते हैं। और ज्यादा डेवलप हुए तो परमाणु बम बना लिए, शहर का शहर विध्वंस कर सकता है। हाइड्रोजन बम बना लिए। तो जितना ही विनाश हुआ है, अब विनाश हुआ है या सॉरी अब विकास हुआ है या विनाश के करीब पहुंचते जा रहे हैं। लोगों ने हथियार भी तो बड़ा बड़ा, ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ऐसी पारिस्थितिकी असंतुलन इस तरह उत्पन्न कर दी है कि भूमंडलीय तापन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि समुद्र का पानी, ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का पानी, नदियों का पानी से धरती पट जाए। छोटा छोटा मालदीव है, इंग्लैंड है, ये सब तो ऐसे ही डूब जाएगा। नहीं डूब जाएगा तो पता ही नहीं रहेगा। हाँ, बढ़ा है ना, तो उससे क्या होगा? मालदीव कहाँ रहेगा, श्रीलंका कहाँ रहेगा, इंग्लैंड कहाँ रहेगा, जापान कहाँ रहेगा? इस समस्या के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए, ठीक है, समुद्र के नीचे बैठक किया, कैबिनेट की बैठक किया था शायद मालदीव ने, और नेपाल ने शायद एवरेस्ट पर या कहीं पर बैठक किया था। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। हम लोगों ने क्या क्या किया? जलवायु परिवर्तन को संभव बना दिया है, और कई तरह की समस्याएं, कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, नए नए वायरस, नए नए बैक्टीरिया जो उभर रहे हैं। एड्स का वायरस का इलाज आज तक खोजा नहीं गया है। कोरोना वायरस एक नया है। अकेले कोरोना वायरस ने दिखा दिया कि हम लोगों ने कितना डेवलप किया है। ठीक है, वो अरबों खरबों अपना डुप्लीकेट बना लिया पूरी दुनिया में, और आज तक पूरी दुनिया लोग समझते हैं कि बहुत डेवलप है। इंसान क्या समझता है? सबसे विकसित प्राणी है, लेकिन एक कोरोना के चाल चलन को समझ पाए अभी तक पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है। पूरी तरह उससे सुरक्षित करने वाला वैक्सीन आया नहीं आया। और विचारों के स्तर पर भी खतरनाक परमाणु बम बना लिया है। कौन? धर्म। वो अपने आप में खतरनाक है, दिमाग में बैठा हुआ है धर्म जाति का, तो जाता ही नहीं है। धर्म के आधार पर लड़ने, मरने, मारने, कटने, मिटने, जबकि
जो भी लॉजिक या तार्किक मनुष्य है वह अच्छी तरह समझता है जितने भी धर्म है हिंदू पूरे विश्व में, किसी में भी किसी के मिथ में कोई सच्चाई नहीं है। इलॉजिकल बातें सब है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, मरते हैं, मारते हैं, कटते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो तरह तरह से हम लोगों ने विकास किया और विकास के क्रम में ही विनाश को भी आमंत्रित करता रहा। अब ये आया कि ऐसा विकास किस काम का भाई, एक दिन ऐसा होगा कि रोबोट्स पूरा दुनिया पर हावी हो जाएगा, मनुष्य को गुलाम बना लेगा, उधर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, उधर हिंदू मुसलमान के नाम पर, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट के नाम पर लोग लड़ेगा, किसी का दिमाग घूमेगा, कोई परमाणु बम यूज करेगा, कहीं से कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाएगा पूरी सभ्यता को। तो तरह तरह के विनाश के कारक उत्पन्न हो सकते हैं और सभ्यता, मानव सभ्यता क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, तो कहा गया, तो इसीलिए ये संकल्पना आई कि विकास ऐसा हो जो विनाश को आमंत्रित न करे। विनाश के बगैर विकास, विकास हो लेकिन विनाश नहीं हो। ठीक है, विकास के क्रम में हम जल का दोहन करते हैं, लेकिन जल का दोहन इतना करें, इतना ही करें कि फिर से उतना पानी रिचार्ज हो जाए। एक पेड़ काटे तो एक पेड़ लगा दे, कि लगातार केवल पेड़ ही काटते रहे। लगातार पेड़ काटने से क्या होगा, बहुत सारे देश हैं विश्व में जो वृक्ष विहीन देश हो चुके हैं, बहुत तरह की समस्याएं होगी। तो इन्हीं संदर्भों में ये संकल्पना उभरी है सतत विकास की। किसकी, सतत विकास की। सतत विकास की साधारण सी परिभाषा है विनाश के बगैर विकास। तो पहले परिभाषा तरह तरह की लिखवाएंगे हम, पहले लिखिए विनाश के बगैर विकास। विनाश के बगैर विकास क्या है, सतत विकास। अब अभी लोहा है, कोयला है, ऑक्सीजन है, पानी है, सब कुछ का हम लोग खपत कर लगे। पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी कितना है, समुद्र का पानी पी सकते हैं क्या, नहीं। तो सब कुछ हम लोग अभी भी यूज कर लगे, तो आने वाली पीढ़ी क्या यूज करेगी, पैसा खाएगी, मशीन खाएगी। तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन की कमी इतनी होने लगी है, आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सीजन बार भी खुला है। फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए तो जाइए वहां, पैसा दिए फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। दिल्ली के शहर, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ वाटर ग्राउंड, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वह क्या है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये मतलब विकास ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की भी जरूरत पूरी हो और आने वाली पीढ़ी की भी जरूरत पूरी हो। एक वैज्ञानिक ने एक कहानी लिखा है, उस कहानी में ये है कि बच्चा जाता है तो उसके पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर है। शहर में ऑक्सीजन की भारी कमी है, सिर्फ दिल्ली में हो गया था ना, भारी कमी है। बच्चा लेकर जाता है, माँ भेज देती है स्कूल, फिर माँ को याद आता है कि सिलेंडर तो आज खत्म होने वाला है, सिलेंडर आज खत्म होने वाला है। बेटा चला गया है स्कूल, दम तोड़ देगा। वो भागी भागी जाती है, पीठ पर उसके भी सिलेंडर है, भागी भागी जाती है, ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा कर लेती है, नहीं समझे। जब वहां पहुंचती है तो उसका भी ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है और बेटे का भी खत्म होने वाला होता है। फिर वो लौटती है किसी तरह। तो अब क्या है, शहरों में क्या है, बहुमंजिली इमारतें बनने लगी है। लौटती है अपने घर में, पैसे लेने के लिए आती है कि दोनों सिलेंडर फिलअप करवाना है। तो पता चलता है बिजली गुल और 104वीं मंजिल पर आवास है। तो चढ़ना शुरू करती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होना शुरू होता है। अब महिला जो है किंग कर्तव्य में मूड हो जाती है कि ऊपर जाए या यहीं रहे। समझ में आई बात, ऑक्सीजन तो लेना है। ये कल्पना है, क्या ये सच्चाई हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कभी हमारे दादा परदादा ने सोचा था या सोचा होगा कि पानी 25 रुपए बोतल बिकेगा, हाँ? कल्पना किए होंगे पानी बिक रहा है कि नहीं, जबकि चारों ओर पानी ही पानी है, हमारे बॉडी में भी पानी है, नहीं पानी बिक रहा है। और कोल्ड ड्रिंक से संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक पानी आप पिए नहीं।
तो पानी बिक रहा है तो ऑक्सीजन भी बिकेगा, कोई भारी बात नहीं है। अब कल्पना करने वाले बहुत कुछ कल्पना करते हैं कि चांद से पानी ले आएंगे, वहां से पानी ले आएंगे, वहां से डायरेक्ट क्या कहते हैं पाइप लगा ये धरती पर रहने लायक नहीं रहेगा तो चले जाएंगे मंगल पर या पृथ्वी जैसा और कोई ग्रह खोज लेंगे। ये सब कल्पना की बातें हैं। हो सकता है सच्चाई हो, पृथ्वी जैसा कोई ग्रह मिल जाए, तो तब तक तो जो है उसी में विश्वास करना है ना, उसी को ठीक ठाक कराना। हमारी धरती है, उसी को ठीक ठाक करना है। तो विकास ऐसा हो जो वर्तमान पीढ़ी की भी जरूरतें पूरी करे और आने वाली पीढ़ी को भी प्राकृतिक संसाधनों का की कमी का सामना न करना पड़े। ऐसा विकास क्या कहलाएगा? देखिए दूसरी परिभाषा, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों की जरूरतों के बीच सामंजस्य पर आधारित विकास। ठीक है, क्या हो गया? सतत में। ऐसा नहीं कि सारा ऑक्सीजन, लोहा, सीमेंट, कोयला जो भी है जितना वो हम ही लोग खपत कर ले, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। ऑक्सीजन खपत कर ले, पानी खत्म कर दें, पानी खत्म कर दें। पटना में ही देखिए या पूरे इंडिया में कई शहर ऐसे हैं जहाँ लोगों ने अपने शहर का लेवल, दिल्ली को अपना पानी है, दिल्ली को अपना पानी है नहीं, तो कब तक हरियाणा उधर पंजाब देता रहेगा? हो सकता है हरियाणा का भी खत्म हो जाए, यूपी का भी खत्म हो जाए। समझ आ रही बात? तो आने वाले समय में क्या होगा? विकास धराशायी हो जाएगा। अब ये है कि सतत विकास की संकल्पना ये है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन मतलब पानी है, पेड़ है, हवा है, ठीक है, खनिज संपदा है और बहुत सारी चीजें हैं। मानव सभ्यता प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर है। अब हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं, खाते पीते पहनते सांस लेते हैं, वह किससे मिलता है? प्रकृति से ही। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उनकी पुनर्भरण क्षमता के अनुसार किया जाए। मतलब पानी हम ले अंडरग्राउंड तो उतना ही ले जितना बारिश के समय में फिर से रिचार्ज हो जाए। क्लियर हुआ? है क्या? बारिश के समय मान लीजिए 1000 लीटर पानी शहर में आता है, हमें कितना लेना चाहिए? 1000 लीटर ही, ताकि फिर से लेवल सेम हो जाए। और नहीं तो कुछ ऐसा कीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, छत पर पानी इकट्ठा कीजिए, उसको पाइप के सहारे धरती के नीचे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वहां तक पहुंचा दीजिए। जब बारिश का पानी आएगा वो चला जाएगा, आपके घर के आसपास का वाटर अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है? वो बना रहेगा, हरा भरा रहेगा, गर्मी कम लगेगी। लेकिन इसके प्रति जागरूकता है? कभी देखे हैं किसी को? नहीं। अगर समझाने जाइएगा तो समझेंगे नहीं, क्या वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं है वो, तो क्या होगा? पानी का लेवल आपके घर के आसपास बना रहेगा ना, तो परिणाम क्या होगा? हरियाली आपके पास रहेगी आसपास, गर्मी कम लगेगी और आपका चापाकल पानी देगा बढ़िया से, आपका बोरिंग कभी ऊंचाई से पानी खींचेगा। समझ आ रही बात? तो और आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो ये तीसरी परिभाषा क्या हो गई? प्राकृतिक संसाधनों, लिखिए, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों का उनकी पुनर्भरण क्षमता के अनुसार उपयोग, ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, यानी उसकी प्राकृतिक संसाधन की कमी ना हो। क्लियर है? अब आइए, क्या हुआ? विकास एक है ना, कहा जाता है विकास शाश्वत नियम है। विकास तो होगा ही, विकास होगा ही, लेकिन विकास होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन विकास के लिए संसाधन भी चाहिए, विकास के लिए संसाधन भी चाहिए। और विकास की इच्छा शक्ति जितनी तेजी से बढ़ती है मानव की, उतनी ही तेजी से प्रकृति में संसाधन तो नहीं बढ़ता है। समझ आई बात? है? आप पेड़ काट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इस गति से, उसी गति से पेड़ तो बढ़ नहीं रहा है जंगल में।
क्लियर है? लोहा कोयला आप निकाल रहे हैं और लोहा कोयला बनने में लाखों साल लग जाता है ना, तो फिर लाखों साल के बाद ही ना वो लोहा कोयला बनेगा। क्लियर है? तेल का भंडार है, आज कल तेल का भंडार भी खत्म होगा। तो लिखिए एक कंसेप्ट ये भी, नेक्स्ट पैरा चेंज करके या नेक्स्ट परिभाषा ही दिखा रहे हैं, परिचय ही दे रहे हैं अभी सतत विकास का। इस सतत विकास की संकल्पना जो है उसको ये क्लियर कर रहे हैं। विकास मानव समुदाय का शाश्वत नियम है, यह प्राकृतिक नियमों की तरह है, लेकिन विकास की इच्छा शक्ति में वृद्धि प्राकृतिक नियमों के अनुरूप नहीं है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग में वृद्धि जितनी त्वरित गति से होती है, उतनी गति से संसाधनों का विकास प्राकृतिक अवस्था में नहीं होता है। अतः संसाधनों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन जरूरी है। इस संतुलन पर आधारित विकास की पद्धति को ही सतत विकास कहा जाता है। विकास की पद्धति को ही सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट या पैरा चेंज। मानवीय आवश्यकताएं अनंत है, और पर्यावरण जो आवश्यकता का आधार है, कॉमा सीमित है, कॉमा के बीच सुंदर समन्वय स्थापित करना ही सतत विकास की संकल्पना है। विकास की संकल्पना है। और यह भी है कि सतत विकास का विरोधी नहीं है। बस सतत विकास की संकल्पना यह कहती है कि विकास इस तरह से होनी चाहिए कि पारिस्थितिकीय और संतुलन उत्पन्न न हो, इकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न नहीं हो। देखिए पहला चीज, सतत विकास विरोधी नहीं है। यह नियोजकों प्लान करने वाले, विकास के लिए जो प्लान की जाती है, नियोजकों को विकास की उस रूपरेखा को तैयार करने की सलाह देता है जो वर्तमान मांग को संतुष्ट कर सके, और इस क्रम में वे संसाधनों की उपलब्धता को पारिस्थितिक दृष्टि से असंतुलित न करे। इस प्रकार की विकास नीतियों के साथ यह भी शर्त जुड़ा होता है कि संसाधनों द्वारा न केवल वर्तमान इच्छाओं की पूर्ति हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण हो। अतः सतत विकास की संकल्पना मितव्ययिता पर आधारित नहीं है। मितव्ययिता ये नहीं कह रहा कि पेड़ नहीं काटिए या खर्च नहीं कीजिए, संसाधन का दोहन नहीं कीजिए, लेकिन उससे उतना रिचार्ज हो जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मितव्ययिता पर आधारित नहीं है, वरन प्राकृतिक संतुलन के नियमों पर आधारित है। प्राकृतिक नियमों के संतुलन पर आधारित है। देख लिए पैरा चेंज। मनुष्य, पृथ्वी और समाज के बचाव यानी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास ही टिकाऊ विकास है या सतत विकास। अब मान लीजिए सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास का मतलब क्या हुआ? संपत्ति का, संसाधन का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं होगा तो क्या होगा? विकास धराशायी हो सकता है। कैसे? असंतोष पनपेगा। अगर धन और संपत्ति का संकेंद्रण कुछ ही समूह में होगा, सीमित लोगों के बीच होगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? छीनना चाहेंगे, संघर्ष होगा, तनाव होगा, उग्रवाद, आतंकवाद और संतोष, विकास खत्म। लोग आपस में लड़कर मरेंगे, कटेंगे। ठीक है,
तो सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास का मतलब क्या हुआ? विकास ऐसा हो जो समावेशी हो, संपत्ति का, संसाधन का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। न्यायपूर्ण बंटवारा मतलब जिसको जितनी जरूरत है, जिसकी जितनी क्षमता है। क्लियर है? देखिए पहले चेंज, सामाजिक संदर्भ में आय, आय, संपत्ति, सत्ता और अवसर के न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित विकास ही सतत विकास है। न्यायपूर्ण वितरण ही सतत विकास। सतत विकास को एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है, विकास ऐसा हो जो प्रकृति उन्मुख हो, जो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न न करे और जनता के बीच, समाज में भी असंतुलन उत्पन्न न करे। यानी प्रकृति उन्मुख हो, विकास क्या हो? प्रकृति उन्मुख और जनोन्मुख। दोनों का मतलब समझ गए ना? ठीक है, देखिए प्रकृति उन्मुख और जनोन्मुख विकास की संकल्पना ही सतत विकास है। प्रकृति उन्मुख विकास और जनोन्मुख विकास की संकल्पना ही सतत विकास हो गया। सतत विकास का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हा? क्या है? एक तो ये हुआ क्या, विनाश के बगैर विकास और के बीच संतुलन, वर्तमान पीढ़ी की जरूरत और भावी पीढ़ी की जरूरत के बीच संतुलन पर आधारित विकास, संतुलन पर आधारित विकास और प्रकृति का, उनकी पुनर्भरण सीमा, उनकी पुनर्भरण सीमा के अनुसार, पुनर्भरण क्षमता के अनुसार दोहन या उपयोग। प्रकृति का पुनर्भरण, प्रकृति का दोहन उनकी पुनर्भरण क्षमता के अनुसार हो, ताकि संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहे। समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य यही है, विकास ऐसा हो जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत भी पूरी हो जाए और कोई समस्या भी नहीं हो, जलवायु समस्या, प्राकृतिक समस्या, मानवीय समस्या, बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो और आने वाली पीढ़ी को भी समस्या रहित वातावरण में संसाधन उपलब्ध हो। नहीं समझे? ये क्या हो गया? सतत विकास। सिंपल एक और कह सकते हैं, विकास ऐसा हो जो पारिस्थितिकीय या पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन उत्पन्न न करे। अब है कि सतत विकास की संकल्पना क्यों, क्या कारण है, क्यों ऐसा आया? अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों आया। क्यों आया? प्रकृति का मनुष्य द्वारा अप्रत्याशित दोहन, मनुष्य द्वारा प्रकृति का अप्रत्याशित दोहन। ठीक है, देखिए मनुष्य द्वारा प्रकृति का, मनुष्य द्वारा प्रकृति का अप्रत्याशित, अनियंत्रित एवं अति दोहन टिकाऊ विकास की अनिवार्यता का पहला कारण है। जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से, पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से विश्व के 33% भूभाग पर वनाच्छादन होना चाहिए, वनाच्छादन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कई देश वृक्ष विहीन अवस्था में पहुंच चुके हैं, कई पहाड़ वृक्ष विहीन सपाट हो चुके हैं, वृक्ष विहीन सपाट हो चुके हैं। कितना पेड़ काटा है लोग, बहुत जगह पहाड़ देखते होंगे आप लोग, वीरान हो गए, नहीं है? जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे डोडो, डोडो डोडो पक्षी था। स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र का निरंतर क्षरण हो रहा है, स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र का निरंतर क्षरण हो रहा है, स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र का निरंतर क्षरण हो रहा है। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल की प्राकृतिक संरचना में
अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, अवांछनीय अनवांटेड परिवर्तन हो रहे हैं। पृथ्वी पर तमाम संसाधनों का उनकी पुनर्भरण सीमा से अधिक दोहन हो रहा है, दोहन हो रहा है। इस प्रकार के अप्रत्याशित दोहन से उत्पन्न असंतुलन के कारण कई प्रकार की समस्याएं उभर रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता और भयावहता में वृद्धि एवं भयावहता में वृद्धि। 2020 वर्ष 2020 में उसी में वर्ष 2020 में आई जैविक आपदा कोविड-19 आपदा को भी आपदा का मूल कारण प्रकृति का अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित दोहन को ही माना जा रहा है, अनियंत्रित दोहन को ही माना जा रहा है। ठीक है, देखिए जनसंख्या विस्फोट। तो दूसरा कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। विश्व की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस बढ़ती आबादी की जरूरतों की मांग की पूर्ति के क्रम में निरंतर निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना, निर्वनीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या विकट होती जा रही है। पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या विकट होती जा रही है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ऐसी तकनीकों, ऐसे उपकरणों का विकास किया जा रहा है जिससे जैव मंडल का क्षरण हो रहा है, जैसे परमाणु तकनीक, गहन सागरीय तकनीक इत्यादि। उपभोक्तावादी या भौतिकवादी संस्कृति। नेक्स्ट, देखिए भौतिकवादी संस्कृति उसको कहते हैं जिसमें लोगों की जीवन शैली ऐसी होती है कि वे अधिक से अधिक उपभोग पर बल देते हैं, अधिक से अधिक उपभोग पर बल देते हैं। उपभोग मतलब जरूरत से ज्यादा खाते रहना, ठीक है, क्लास में भी, घर में भी, जब सर पढ़ा रहे उस समय भी, ठीक है, सर नहीं पढ़ा रहे उस समय भी मुंह चलते रहना, ठीक है। इतना कुछ खाने के बाद कह रही है सुबह से नहीं खाए हुए तो ये ठीक है, अधिक से अधिक उपभोग का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे हम लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं तो गाड़ी का कई मॉडल है, कई प्रकार है, मोबाइल, टेलीफोन, फैन, ठीक है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, तरह तरह की सुविधाएं हम लोगों ने जुटा रखी है। और उन चीजों का निर्माण करने में क्या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है? एक व्यक्ति जितने चीजों का उपयोग करता है उन चीजों के निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है ना, और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जाता है। पहले जब प्रकृति में हम थे, हमारे पूर्वज थे, तो प्रकृति का कितना दोहन करते थे? मिनिमम केवल भूख लगता था तो किसी जानवर को मार के या फल तोड़कर खाते हो गए, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। आज देखिए आवश्यकता कितनी हो रही, कपड़ा है, कपड़ा में सेट है, ठीक है, और उसके बाद पुस्तक है, ठीक, मोबाइल है। एक व्यक्ति के पास न्यूनतम क्या क्या होता है? जूता है, चप्पल है, शर्ट में बटन है, हर चीज अलग अलग, घड़ी है, मोबाइल है, बाइक है, चश्मा है, ठीक है। और लड़कियों की बात हो तो बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक, बहुत सारी चीजें। तो भौतिकवादी संस्कृति क्या है?
अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन और अधिक से अधिक सुविधाओं का उपभोग करने की सोच पर आधारित जो संस्कृति है, जीवन शैली पर आधारित जो संस्कृति है, वह क्या हो गई? उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जो उपभोग करने वाला है। आप हमेशा उपभोग करना चाहते हैं अधिक से अधिक। मोबाइल आ गया तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? मोबाइल बनाने वाली कंपनी भी समझदार हो गई है। वीवो का कितना मॉडल आ गया, ओप्पो का कितना मॉडल आ गया, सैमसंग का कितना मॉडल, चेंज होते रहता है 6 महीना पर, नया नया खरीदते रहिए। ठीक है, बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? प्रकृति का अनियंत्रित हो रहा है। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति वह संस्कृति है जिसमें अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का भोग करने का उपभोग करने पर बल दिया जाता है, उपभोग करने पर बल दिया जाता है। और इस क्रम में प्रकृति का अनियंत्रित दोहन होता है, प्रकृति का अनियंत्रित दोहन होता है। ठीक है, अब पूरी दुनिया में जानते हैं कुछ देश विकास के चरम पर पहुंच चुके हैं, काफी विकसित हो चुके हैं, और उनके कुकर्मों के कारण, विकसित देश के कुकर्मों के कारण, हम कुकर्म शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मतलब उन्होंने जो विकास का मॉडल खड़ा किया, अधिक से अधिक सुविधाओं, सुख सुविधाओं को भोगना, उसके क्रम में क्या हुआ? प्रकृति का अनियंत्रित दोहन हुआ। जंगल कटे, यूरोप वालों ने पूरी दुनिया का दोहन करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति वहां हुई, धुआं गया, और धुआं जब आसमान में गया, कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज आसमान में गया, तो आसमान तो बॉर्डर नहीं है आसमान में कि यूरोप का धुआं है यही रहेगा। तो वो एक साझी समस्या खड़ा किया, ग्लोबल वार्मिंग। ये समस्या किसका परिणाम है? यूरोप अमेरिका का, लेकिन भुगतना सबको पड़ रहा है। अब उसी मॉडल को विकासशील देश भी अपना रहे हैं, ठीक है, विकसित होने के लिए। तो विकसित देशों ने तो समस्या को खड़ा कर दिया है। अब यह समस्या तब और चरम पर अपना पहुंच जाएगी जब विकासशील देश उसी मॉडल को अपनाएंगे। ठीक है, और अपना रहे हैं। विकास का मतलब यही है ना। विकास का मतलब क्या? विकास का मतलब क्या? भौतिक विकास का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक आपके पास सुविधाएं हो, नहीं, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, बाइक हो, कार हो, मोबाइल हो, और ये सब कुछ क्या हो? न्यू एडिशन, वो पुराना टेलीविजन नहीं हो, ओनिडा वो नहीं, कार हो तो एम्बेसडर वाला जमाना गया। समझ में आई बात? तो ये भौतिकवादी संस्कृति। क्लियर है? और नहीं, ये हम बता रहे थे वर्तमान विश्व की सामाजिक आर्थिक विषमता है। इसके कारण विकासशील देश विकसित देशों की तरह बनने के लिए वही मॉडल अपना रहे हैं। इस मॉडल को अपना करके विकसित देशों ने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी है। क्लियर है? देखिए, वर्तमान विश्व की सामाजिक आर्थिक विषमता। देखिए, वर्तमान विश्व में कुछ देशों में अत्यधिक विकास हुआ है, विश्व में कुछ देशों में अत्यधिक विकास हुआ है, जबकि कई देश पिछड़े, अविकसित और विकासशील स्थिति में है। जिन देशों ने अप्रत्याशित विकास किया है, कभी आ रहा है, देखो तो बैठते हैं तो, अप्रत्याशित विकास किया है, उनके विकास के मॉडल के कारण, विकास के मॉडल के कारण कई तरह की पारिस्थितिकीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग आदि उत्पन्न हो रही हैं। अब भारत और चीन जैसे विकासशील देश भी अगर विकसित देशों के विकास मॉडल को ही अपनाते हैं तो प्राकृतिक संतुलन की सीमा टूट सकती है, सीमा टूट सकती है। अतः यह जरूरी है कि पिछड़े और विकासशील देश आरंभ से ही सतत विकास पद्धति पर जोर दें या सतत विकास पद्धति को अपनाए, और इस क्रम में विकसित देशों को, विकासशील देशों को न्यायोचित वित्तीय
एवं तकनीकी आधारित सहयोग देना चाहिए। और विकास केवल वर्तमान में चाहिए कि भविष्य में भी संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, इसलिए सतत विकास जरूरी है। लिखिए नेक्स्ट, विकास केवल, नेक्स्ट पॉइंट, विकास केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी जरूरी है। अतः संसाधनों के संरक्षण के लिए टिकाऊ विकास जरूरी है। संसाधनों के संरक्षण के लिए टिकाऊ विकास जरूरी है। आगे बढ़े। और सतत विकास में क्या होगा? प्रकृति का सीमित दोहन होगा, संसाधन, आय, संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे पर जोर दिया जाएगा। तो क्या होगा? समाज में तनाव नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। तो कह सकते हैं संघर्ष एवं तनाव से मुक्त सतत समाज की स्थापना के लिए, नेक्स्ट लिखिए, संघर्ष एवं तनाव से मुक्त सतत समाज की स्थापना के लिए भी टिकाऊ विकास जरूरी है। की स्थापना के लिए भी टिकाऊ विकास जरूरी है। ठीक है। और पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए भी टिकाऊ विकास जरूरी है। लिखिए, पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अस्तित्व सतत बना रहे, ये भी टिकाऊ विकास जरूरी है। अब टिकाऊ विकास के लिए क्या जरूरी है? सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है हम आपको समझाते हैं। सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? अभी तक आपने पढ़ा सतत विकास क्या है, किसे कहते हैं? विनाश के बगैर विकास, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की जरूरतों के बीच संतुलन पर आधारित विकास का मॉडल ही सतत विकास है। ठीक है। प्रकृति का दोहन उसकी पुनर्भरण सीमा तक, ताकि उसका पुनर्भरण हो सके, चाहे जल हो या कोई भी चीज हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य द्वारा प्रकृति का अप्रत्याशित दोहन हो रहा है, तेजी से निर्वनीकरण हो रहा है, कई प्रजातियां लुप्त हो रही है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन परत क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के क्रम में प्रकृति का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। ठीक है। भौतिकवादी संस्कृति, अधिक से अधिक उपभोग करने की जो संस्कृति है वस्तुओं की, सुविधाओं की, वह भी विनाश की ओर ले जा रही है। वर्तमान विश्व की सामाजिक आर्थिक विषमता, विकास वर्तमान में भी और भविष्य में भी हो, इसलिए सतत विकास जरूरी है। संघर्ष एवं तनाव से मुक्त सतत समाज की स्थापना के लिए, समाज संघर्ष मुक्त हो, इसलिए भी पृथ्वी पर मानव सभ्यता का सतत अस्तित्व बनाए रखने के लिए। और सतत विकास के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहले तो विकास कोई भी हो, विकास के क्रम में कोई भी परियोजनाएं हो या कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, उसे लागू करने, उसके क्रियान्वयन के क्रम में ये देखा जाए कि उसका पर्यावरण और प्रकृति पर क्या आकलन, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उस अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो नकारात्मक प्रभाव को कम से कम करते हुए परियोजनाओं या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होना चाहिए। समझ में आई बात? है। विकास के क्रम में पहला लिखिए, विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों, बात नहीं करो, क्या कर रहे हो? हेलो। विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है। लिख लीजिए। इस क्रम में पर्यावरण और प्रकृति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना जरूरी है। न्यूनतम करना जरूरी है। ठीक है। तो विकास कार्यक्रमों को जब लागू किया जाए तो उस कार्यक्रम के बजट में क्या उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का ये उपाय भी होना चाहिए। क्लियर है? पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर कोई रोड बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट पर लागू हो रहा है
तो अगर मान लीजिए 10,000 पेड़ कट रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट पर जो फंडिंग हो रही है, वित्तीय आवंटन हो रही है, उसमें 10,000 पेड़ लगाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों की चर्चा भी होनी चाहिए। क्लियर है? ये हो गया क्या? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का क्या तात्पर्य है? संरक्षण मतलब क्या हुआ? देखिए, संरक्षण का तात्पर्य है कि, लिखिए, संरक्षण का तात्पर्य है मनुष्य के परिवेश का योजनाबद्ध प्रबंधन। योजनाबद्ध प्रबंधन, ताकि इसे अतिदोहन और विनाश से बचाया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी है। कहा जाता है कि प्रकृति आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, आपके लालच को नहीं। नीड को पूरा कर सकती है, ग्रीड को नहीं। ग्रीड मतलब लालच, नीड मतलब जरूरत। ठीक है? ये गांधी जी साबरमती नदी में अपनी सफाई कर रहे थे, मुंह की सफाई खुला कर रहे थे, और बड़े क्या कहते हैं, ये सधे हुए तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत कम से कम पानी खर्च कर रहे थे। तो एक बच्चा ने कहा, बापू आप नदी में है, पानी भरा हुआ है, फिर भी पानी ऐसे गिरा रहे हैं जैसे पानी था ही नहीं। तो गांधी जी ने समझाया कि प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जितने से हमारी जरूरत की पूर्ति हो जाए। ठीक है? प्रकृति हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। अगर लालच में हम इसी तरह अधिक से अधिक पानी का उपयोग करें तो आने वाले समय में पानी भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध होगा ही नहीं। ठीक है? वो बात सही थी। आज आप जाइएगा अहमदाबाद, वही गांधी जी का आश्रम है और उसके बगल में साबरमती नदी है। पानी नहीं है साबरमती, साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है, उसमें पानी दूसरे नदी से ला करके बनाया गया है। समझ में आई बात? है? तो कहने का तात्पर्य क्या कि प्रकृति का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेकपूर्ण। विवेक क्या कहता है कि जरूरत के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है? पहला, विवेकपूर्ण उपयोग। पर्यावरण संरक्षण में ही किसका विवेकपूर्ण? प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। और विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए और उत्पादन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। पेड़ निरंतर पनपते रहना चाहिए। ठीक है? पानी या नदी में पानी का निरंतर बहाव रहना चाहिए। अगर निरंतर बहाव में कोई रुकावट है तो रुकावट को दूर किया जाना चाहिए। यानी निरंतर उत्पादन की निरंतरता। किसके उत्पादन की? प्राकृतिक संसाधन उत्पादन की निरंतरता। तीसरा, अगर दोहन हो रहा है तो पुनर्भरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुनर्भरण। पुनर्भरण होना चाहिए। और ये सब कौन सी, किस चीज का? प्राकृतिक संसाधन का। और दोहन जब जरूरत के लिए हो ना तब कम दोहन होता है, लेकिन जो दोहन जब पैसा कमाने के लिए हो तो अधिक से अधिक होता है। तो संरक्षण का तात्पर्य यह भी हुआ व्यापारिक शोषण से रक्षा। नहीं समझे? व्यापारिक दोहन से रक्षा, व्यापारिक दोहन से रक्षा। और एक सर्कुलर इकोनॉमी की संकल्पना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था की संकल्पना। वह संकल्पना यह कहती है कि जो भी वेस्ट है उसका फिर से रिसाइकिल करके उपयोग किया जाए, कुछ भी वेस्ट बचना नहीं चाहिए। समझ पाई बात? रिसाइकिल, ये हो गया सर्कुलर इकोनॉमी। क्या हो गया? इससे क्या होगा कि जैसे आपने मान लीजिए कचरा से कागज बनाया, सेंचुरी फर्स्ट का कागज है, उस पर देखे होंगे आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है। क्यों? वो कचरा से बनता है। तो कचरा से कागज बना, तो उस कागज बनने के क्रम में अलग से प्रकृति का जो दोहन होता है वो क्या हुआ? नहीं ना हुआ? क्लियर हुआ?
ठीक है। और वेस्ट से जो समस्याएं होती है वो भी नहीं होगी, कम क्या होगी ही नहीं जब रीयूज हो गई तो। समझ में आई बात? तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, यह हुआ पर्यावरण संरक्षण। अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण और संरक्षण का यह भी तात्पर्य है कि आप जो भी चीज उपयोग कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए, उन चीजों में ऐसी चीज का उपयोग कीजिए जो प्रचुर मात्रा में है। जो कम मात्रा में है उसका कम उपयोग करना है, नहीं करना है वो नहीं कर, कम करना है। जो प्रचुर मात्रा में है उसका उपयोग करना है। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और आपको विकास के लिए आपको जो जरूरी चाहिए वो मिलता रहेगा, आपको भी, आने वाली पीढ़ी को भी। जैसे तेल, कोयला आज न कल खत्म होगा, तो सोलर एनर्जी जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि सूर्य भी कहा जाता है कभी न कभी खत्म होंगे, अरबों खरबों साल लग जाएगा, तब तक कितनी मानव सभ्यता आएगी। सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, बायोगैस हुआ, बायोमास हुआ, ठीक है, ये सब का उपयोग होना चाहिए। यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो क्या होगा, तेल भी बचा रहेगा, ये भी रहेगा। हो सके तो पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का ही उपयोग किया जाए। एक हमारे परिवहन मंत्री है ना, नितिन गडकरी, उन्होंने घोषणा किया है, बहुत अच्छी घोषणा है, सोशल मीडिया पर भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अब जो तेल होगा, गाड़ी जो चलेगी वो उसमें 60% एथेनॉल होगा, 60% एथेनॉल। एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? 60% होगा, इसका मतलब 60% तेल बचेगा। क्लियर है? और उन्होंने कहा कि इस तरह पेट्रोल का कीमत 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। देखिए अगर हो गया, अब ये क्यों कहते हो नहीं होगा? हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता है? इथेनॉल का उत्पादन लोकल लेवल पे होगा ना। इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? पढ़ा है ना, आलू से, गन्ना से, मक्का से। तब हमारा किसान अरब शेखों के बराबरी करेगा, ठीक है। अरब कंट्रीज में जो शेख है वो किस लिए? तेल से ही ना पैसा कमाते हैं, नहीं तो हाई क्या वहां ब्लैक डायमंड कहा जाता है। तो उस ऊर्जा की पूर्ति यहाँ किससे होगी? एथेनॉल से। ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। और वायुमंडल, तेल से जो प्रदूषण होता है इससे क्या होगा? नहीं होगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। गाड़ी रुकेगा भी नहीं आपका, और तेल से जो वो CO2 एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होता है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा खर्चा भी कम होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। और संयोग बहुत अच्छा है बिहार वासियों के लिए। बिहार में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, इस अवसर का दोहन किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ था पहले? बिहार में। वहां से एथेनॉल अच्छा खासा आ सकता है ना, ठीक है। देखिए अब क्या, एथेनॉल के प्रोडक्शन को तो बढ़ाया गया है बिहार में, आगे क्या होता है। तो क्या कहिएगा? विरल संसाधनों की अपेक्षा प्रचुर संसाधनों का उपयोग। विरल मतलब तो कम है, लिखिए प्रचुर संसाधनों का उपयोग। ये क्या हो गया? पर्यावरण संरक्षण। लोग सर क्लास में तो सर क्लास में, हाँ। तो ये हो गया पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद हाँ, और लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। लोगों का जागरूक, हर एक व्यक्ति, मान लीजिए आप ट्रैफिक पर रुके हुए हैं, सिग्नल रेड है, रुके हुए हैं, तो अगर आप रुक जाते हैं, थोड़ी देर बंद कर देते हैं इंजन को, तो कुछ तो बचत होगा। 1.5 मिनट, कम से कम 1.5 मिनट के बाद ही ना ग्रीन रेड होता है, रेड ग्रीन होता है, तो 1.5 मिनट में कितना तेल बचा? अनिकेत कितना तेल बचेगा बाइक का? 200 ml। कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो सकता है,
आप ऐसे समझिए, अगर सभी लोग रोकने लगे तो अगर 100 करोड़ लोग रोके, कितना तेल बच गया? हाँ, ऐसे समझिए। और 100 करोड़ सब सोचे मेरे बचाने से क्या होगा, सब यही सोचने लगे तो क्या होगा? तो हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत दायित्व होता है और एक सामाजिक दायित्व होता है। सामाजिक दायित्व यह कहता है कि आपके पास तेल खरीदने का पैसा है, आप खरीद सकते हैं, आपको तेल बचाने की जरूरत नहीं है, आप पूर्ति कर लीजिएगा। लेकिन सामाजिक दायित्व क्या कहता है? बचाइए, तेल बचाइए, अगला आदमी को भी यूज करने दीजिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी थोड़ा बचाइए। अपने जीवन में अगर 1.5 मिनट एक बार रुके तो कम से कम अपने जीवन में 1000 बार तो रुकिएगा। अगर ये संस्कार रहेगा तब तो बहुत बचा लिए ना। हाँ, तो ये है, जागरूकता होना भी जरूरी है, अवेयर होना भी जरूरी है। जानकारी होना और जागरूक होना में अंतर होता है। अभी आप लोग जान गए ना, लेकिन अगर उपयोग कीजिए इस जानकारी का, वो व्यवहार में उतारिएगा, तब हो गया क्या? जागरूक होना। ठीक है, तो जन जागरूकता कैसे होगी? जन जागरूकता कैसा हो, कैसे लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा? मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, डिजिटल मीडिया के द्वारा, सिलेबस में, शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में, ठीक है, प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए। किस चीज के बारे में जागरूक किया जाए? पर्यावरण संरक्षण के बारे। आप जाइए फ्रिज खरीदने तो 5 स्टार वाला जो है वो खरीदिए। क्यों? स्टार होता है 2 स्टार, बिजली की कम खपत करेगा। ठीक है, एसी यूज कर रहे हैं तो कम से कम यूज कीजिए, जब एकदम असह्य हो तब कीजिए। ठीक है, कूलर तब कीजिए, या हो सके तो उसके बिना भी काम चलाइए। कल्पना कीजिए कि हम सहारा के रेगिस्तान में है, रहने वाले प्राणी है, ठीक है, तो रहते हैं ना भाई, आदत पर निर्भर करता है ना। बहुत करोड़ों लोग रह रहे हैं बिना एसी कूलर के, बहुत जगह तो फैन भी नहीं है, नहीं है, तो रहते हैं लोग। तो ये जन जागरूकता है, ये बनाइए, पॉइंट बनाइए, जन जागरूकता। जन जागरूकता पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए इसको डील करना। हाँ, हम जन समुदाय को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जन समुदाय को शिक्षित करना काफी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए जागरूक बनाना काफी जरूरी है, और यह कार्य काफी जरूरी है। और यह कार्य मीडिया के विभिन्न आयामों, शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल करते हुए, और यह भी हो सकता है ना पेड़ लगाने वाले को पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कारों की व्यवस्था करके किया जा सकता है। 8वां, समावेशी विकास। समावेशी विकास पूरा पढ़ा ही चुके हैं। सतत विकास के लिए समावेशी विकास जरूरी है। इसको डील कर दीजिए एक लाइन में। सतत समाज के लिए समावेशी विकास काफी जरूरी है। नेक्स्ट, विकसित देशों को, विकासशील देशों को पर्यावरण मित्र तकनीकी, नेक्स्ट बोल दिए ना, विकसित देशों को, विकासशील देशों को पर्यावरण मित्र तकनीकी उपलब्ध कराना चाहिए। मित्र, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ना करता हो या कम से कम करता हो। विकसित देशों को, विकासशील देशों को पर्यावरण मित्र तकनीकी उपलब्ध कराना चाहिए। अब व्यक्ति को जागरूक करना है, या करेगा तो व्यक्ति ही करेगा, विश्व का या किसी भी देश का हर एक व्यक्ति अगर ठान ले कि प्रदूषण नहीं फैलाना है, संरक्षण पर जोर देना है, तो इसके लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या? नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। नैतिक गुणों से युक्त मानव ही प्रकृति के संरक्षण पर जोर दे सकता है। ठीक है, और जो उच्छृंखल उपभोक्तावादी संस्कार में पला बढ़ा है वो कुछ भी कर सकता है। तो लिखिए, नैतिक शिक्षा। एक कहावत है, 1 वर्ष के लिए योजना बनाते हैं,
तो चावल उगाइए। क्या 1 वर्ष के लिए योजना बनाना है तो चावल, धान, आपको धान मिलेगा। और 10 वर्ष के लिए योजना बनाते हैं तो वृक्ष, और 100 वर्षों के लिए योजना बनाते हैं तो व्यक्ति को शिक्षित कीजिए। क्या कीजिए? शिक्षित कीजिए। ठीक है, तो शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण, संतुलित जीवन, संयम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संतुलन, संयम समझे ना? संयम क्या? संयम मतलब क्या होता है? किसी चीज का विवेकपूर्ण उपयोग, वाणी का भी उपयोग होता है। वाणी का इस तरह उपयोग कीजिए कि सामने वाला आहत ना हो। वाणी का संयम। सबसे पहला वीडियो मेरा YouTube का संयम पर ही है। क्या कहते हैं गणेश जी? अगर वाणी का संयम ना रखा होता तो इतना बड़ा ग्रंथ पूरा नहीं कर पाता। वाणी का संयम, ठीक है, धन का संयमित, जय, हर चीज का संयम। तो जैसे गांधी जी जरूरत के अनुसार ही पानी खर्च कर रहे थे, वो क्या है? संयम है। वो क्या है? संयम। संयम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पर पर्याप्त ध्यान देना भी जरूरी है। क्या कर, आज जो स्कूल सिस्टम है वो एक फैक्ट्री की तरह है। जिस तरह एक फैक्ट्री से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उसी तरह स्कूल से या जो शिक्षण संस्थान है गुड्स सर्विसेज की तरह प्रोडक्शन करती है, और एक ही तरह का ड्रेस भी दे देता है सबको। इस तरह फैक्ट्री में जो गुड्स निकलता है वो एक ही तरह का होता है, सब कुछ एक ही तरह का, उसका पैकेजिंग वगैरह सब कुछ। लेकिन नैतिकता नहीं होती है। अच्छा इंजीनियर बन जाता है, लोग बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन नैतिकता नहीं होती है। परिणाम क्या होता है? अच्छे पद पर तो चले गए लेकिन जीवन में संतुलन नहीं रहता है। आप लोग सुनते होंगे कई IAS है वो भी आत्महत्या कर लेते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, घोटाले में संलिप्त पाए जाते हैं। कई इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या कहते हैं, प्रेम प्रसंग में विफल होकर आत्महत्या कर लेता है। तात्पर्य क्या? ज्ञान तो अर्जित किया लेकिन संयम और नैतिकता को समझा नहीं, जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए वो नहीं सीखा। और सबसे ज्यादा जरूरत तो वही है, क्या? जीवन में संतुलन लाना। नहीं तो बाकी सब कुछ बिना कोई विशेष काम का नहीं है। तो ये देखिए, नैतिक गुणों से युक्त मानव ही, नैतिक गुणों से युक्त मानव ही सतत विकास को सुनिश्चित कर सकता है। ये हो गया क्या? ये कौन सा डायमेंशन था? सतत विकास के लिए क्या जरूरी है। अब क्या प्रयास हो रहे हैं वो आ रहा है, देखो तो अब इधर आ रहा है प्रयास। तो सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बारे में बात करेंगे, मतलब अपने देश के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा विज्ञान एवं तकनीकी में, साइंस टेक्नोलॉजी में, क्या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है उसको, होता है। क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया, अब पेरिस प्रोटोकॉल की काल चल रहा है, उसमें क्या किया गया है? ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन पर रोक लगाने के उपायों पर जोर दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए भी कार्य किए गए हैं, और ओजोन परत में जो क्षरण था, होल जो था, उस होल को कम करने में मदद भी मिली है, कम करने में सफलता मिली है। देखिए, सतत विकास की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के प्रयास हो रहे हैं।
इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान के लिए समय समय पर पृथ्वी सम्मेलन यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल को लागू भी किया गया है। क्योटो, ग्लोबल वार्मिंग जब पढ़ाएंगे तो वहां क्योटो प्रोटोकॉल विस्तार से समझाएंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जानते होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल को लागू भी किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन परत क्षरण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत क्षरण को कम करने का प्रयास किया गया है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में है, जानते हैं आप लोग। ओजोन गैस का लेयर है, वो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। अगर वो सीधे आ जाए, सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, तो हमारे ये कई तरह के डिजीज, कई तरह की समस्याएं बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाएगा। और हमारे मतलब मानव सभ्यता के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा मिसाइल छोड़ा जाता है, अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं। उस क्रम में ओजोन परत में होल होता है। हालांकि वो होल भर जाता है, ओजोन परत बड़ा होने लगा था, उस ओजोन परत का होल बड़ा होने लगा था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे है, जैसे एसी है, फ्रीज है, इससे निकलता है क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह वगैरह, वो जाके ओजोन O3 को तोड़ देता है, उससे भी होल बनता है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा था उसमें कमी आई है। ओजोन परत क्षरण में कमी आई है। क्या लिखे? हाँ, किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। जंगलों के व्यावसायिक दोहन पर रोक लगाया गया है। गहन सागरीय क्षेत्र को मानव समुदाय का विरासत घोषित किया गया है। हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड क्षेत्र को मानव समुदाय का विरासत घोषित किया गया है, ताकि इसका अनियंत्रित दोहन न हो सके। ग्रीनलैंड, गहन सागर की जो गहराई है वहां पर, जैसे व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। विरल प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध है, हाथी के शिकार पर प्रतिबंध है ना। देखिए, व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र में किसी प्रकार का आर्थिक दोहन प्रतिबंधित है। विरल प्रजाति के पशुओं, विरल मतलब जो बहुत कम है, प्रजातियों के पशुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध है, व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, हाँ, व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी, ब्लू फीमेल व्हेल। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अनेक देशों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में भारत में किए जा रहे प्रयास उल्लेखनीय है। पहला पॉइंट, वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया है। ग्रीन हाईवे कैंपेन जानते हैं ना? ग्रीन जानते हैं कि नहीं? 25 लाख पेड़ जो लगाया गया था, हर एक
पेड़ को यूनिक आईडी दिया गया, नहीं जानते हैं? अरे एक ऐप भी ये जारी हुआ था, हरित भारत संकल्प, ऐसा ही ऐप था। हर एक पेड़ का सब कुछ विवरण यूपीएससी में पूछा भी गया, मेंस में। हाँ, वनाच्छादन को बढ़ाने के सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया है। ग्रीन हाईवे कैंपेन बहुत जरूरी है, क्योंकि हाईवे से 4 लेन हो या 6 लेन, गाड़ियां कितनी जाती है, ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, तो उसको अवशोषित करने के लिए वहां पेड़ पौधा तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखे होंगे बीच में रहता है डिवाइडर में, अटल पथ है, ना पटना में, बीच में है ना। नेक्स्ट, वन संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण के क्रम में नेशनल पार्क, पशु पक्षी अभयारण्य हमारे यहाँ है ना, संरक्षण ही ना किया जाता है। पशु पक्षी अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आगार, हिंदी में जैव विविधता आगार उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, कई पशु प्रजातियों के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। कई पशु प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, घड़ियाल प्रोजेक्ट इत्यादि। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? और विश्व दुनिया भर के बाघों को बचाने के लिए और उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या लॉन्च किया? IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, देखिए दुनिया भर के बाघों के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा, इस पर वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहल की गई है। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, जल जीवन हरियाली मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति मंत्रालय उल्लेखनीय है। नेक्स्ट, भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के निर्णयों के प्रति प्रतिबद्धता का पालन करते हुए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के निर्णयों के प्रति प्रतिबद्धता का पालन करते हुए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक जोर दे रहा है। इस संदर्भ में भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन एवं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट की पहल उल्लेखनीय है। और हमारे यहाँ हरित ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। हरित ईंधन में कौन कौन हो गया? बायोडीजल और एथेनॉल। बायोडीजल किससे बनता है? करंज, नीम, जट्रोफा, इससे क्या हुआ? बायोडीजल। और मक्का, गन्ना, आलू, इससे क्या? इथेनॉल। यह हरित ईंधन मतलब क्या हुआ? हरित सोर्स। हाँ ठीक है, कृषि उत्पादन से तुम क्या करो? मेथनॉल क्या चीज होता है? मेथनॉल से एथेनॉल, मीथेन से इथेन। तो ये हो गया। नेक्स्ट, हरित ईंधन यानी बायोडीजल और इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या हुआ? पेट्रोल में इथेनॉल के मिलाने की प्रक्रिया को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, हरित नहीं, हरित, हरित बोलो। हरित ईंधन जैसे बायोडीजल, इसको जैव डीजल भी कहते हैं, एवं इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया जा रहा है। कितना बार बोलेंगे? इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग। कृषि क्षेत्र में जैविक खेती
पर जोर दिया जा रहा है। तो ये था सतत विकास, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट और पूरे मानव समुदाय को बचाने के लिए भी इंपॉर्टेंट। सतत विकास एक बार रिव्यू कर ले हम लोग। बहुत हो गया। सतत विकास कहते किसे हैं सामान्य भाषा में? विनाश के बगैर विकास। विकास ऐसा हो जो विनाश तक न पहुंचाए बल्कि विनाश से बचाए, विनाश से बचते हुए विकास। क्या? सतत विकास। विकास ऐसा हो जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को भी पूरा करे और आने वाली पीढ़ी की जरूरत को भी पूरा करे, ये कहलाएगा सतत विकास। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो लेकिन उसका पुनर्भरण भी हो, उसी सीमा तक दोहन हो जिस सीमा तक उसका पुनर्भरण रिचार्ज हो सके। इस तकनीक पर, इस विचार पर, इस प्रक्रिया पर आधारित विकास क्या है? सतत विकास। ठीक है, यानी विकास ऐसा हो जो समाज में भी असंतुलन न उत्पन्न करे और न प्रकृति में। प्रकृति उन्मुख और जनोन्मुख विकास क्या हो गया? सतत विकास। सतत विकास क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि मनुष्य द्वारा प्रकृति का अप्रत्याशित दोहन हो रहा है। जल का, स्थल का, वन का, वन्य जीवन का, सब कुछ का अनियंत्रित दोहन हो रहा है। और अनियंत्रित दोहन से क्या हो रहा है? नए नए भूदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो मानव अस्तित्व के लिए खतरा और चुनौती बना हुआ है। जनसंख्या विस्फोट, कितने हो गए हम लोग? 8 अरब। कितने हो गए? 8 अरब के पार। और 8 अरब के पार हो गए तो 8 अरब की जरूरतें भी है, 8 अरब के सपने हैं। हर व्यक्ति सपना देखता है ना, और सपनों में क्या होता है? आप जो सपना देखते हैं उसमें क्या है? सुख सुविधा ही ना, यानी धरती के संसाधन को दोहन करना। कार चाहिए तो भाई कार जो जितना चाहिए कार, एक कार से संतुष्ट नहीं होएगा, नया मॉडल आएगा, वो किसी को देख लिए बढ़िया मॉडल से उतरते हैं, वो चाहिए। मोबाइल चाहिए। तो जब आपके सपने जो होते हैं आपके लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन धरती के लिए, प्रकृति के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो 8 अरब सपनों को संयमित करना होगा। जनसंख्या विस्फोट, भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति। तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्वनीकरण, जंगलों को काटना, औद्योगिकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भौतिकवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति में केंद्र में उपभोक्ता होता है, आपको उपभोक्ता बनाकर छोड़ देता है। आप हमेशा जीवन भर उपभोक्ता ही बने रहते हैं, उपभोग और खरीदते ही रहते हैं। नहीं, पहले एक बार टॉर्च खरीदते थे 3 सेल वाला, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता था, नहीं समझे? विरासत में मिलता था। अब टॉर्च तो नहीं रहा, फैन है, बल्ब है जो टिकाऊ नहीं है। हाँ, पहले ही लिख दिया जाता है 6 महीना का गारंटी, पहले ही कह दिया कि अधिकतम इसका उम्र कितना है, 6 महीना, उसके बाद तुम फिर खरीदने आओगे। और जब खरीदिए जाइएगा तो फिर मॉडल चेंज हो चुका होगा। उपभोक्ता, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को का उपभोग करने की संस्कृति, ये उपभोक्तावादी संस्कृति है। और अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का उपभोग कीजिएगा तो उपभोग के लिए जो सुविधाएं हैं, सुख है, भौतिक सुविधाएं, वो कहां से आएगी? प्रकृति से। सब कुछ तो हमें प्रकृति से ही मिलती है। ठीक है, एक लाइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, हम प्रकृति के संतान हैं और ईश्वर हमारी संतान। नहीं समझे? नहीं समझ में आया ना? हमारी जरूरतें कौन पूरा करता है? तो फिर ईश्वर कहां से आया? हम कैसे कहते ईश्वर हमारी ईश्वर, हम ईश्वर की संतान है? वो ईश्वर शब्द जो आया वो हमारे दिमाग की उपज है। ईश्वर जो है हमारा मानस पुत्र है। वास्तव में हम किसके पुत्र हैं? हमारे रगों में किसका ब्लड दौड़ रहा है? जो चीज खाते हैं वही ना ब्लड बनता है। ये खाते हैं कौन चीज? आम, अमरूद, चावल, दाल, अभी ठूस रहे थे ना, वही ब्लड बनता है, वही स्किन बनता है, वही चमड़ा बनता है और वही बोली के रूप में निकलता है। ठीक है, तो हम वास्तव में किसके संतान हैं? प्रकृति के संतान। संतान कहिए या प्रोडक्ट कहिए, जो कहिए। तो
उपभोक्तावादी संस्कृति जो है प्रकृति के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। वर्तमान विश्व की सामाजिक आर्थिक विषमता, विकसित देश काफी विकास कर चुके हैं, अब विकासशील देश चाहते हैं विकसित देश के स्तर को प्राप्त करना। तो विकसित देश तो विकास के क्रम में उन्होंने क्या किया है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर दिया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, पहाड़ों को वीरान कर दिया। जहां सूरज तपता था वहां ओले पड़ रहे हैं, और जहां ओला पड़ता था वहां लू चल रही है, हीट वेव चल रहा है। नहीं सब जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अगर विकसित देश के विकास मॉडल को विकासशील देश भी अपनाते हैं तो क्या होगी, प्रकृति की जो वहन सीमा है, प्रकृति का जो शब्द है वो क्या होगा, टूट जाएगा। विकास वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो, इसके लिए जरूरी है सतत विकास। संघर्ष और तनाव से मुक्त सतत समाज चाहिए तो सतत विकास। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का सतत अस्तित्व बना रहे, इसलिए जरूरी है क्या, सतत विकास। क्या जरूरी है भाई, बहुत जोर शोर से बता चुके हैं। विकास परियोजनाओं या कार्यक्रमों का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए, और यह प्रयास होना चाहिए कि विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं के क्रियान्वयन या लागू करने के क्रम में प्रकृति पर कम से कम नकारात्मक असर पड़े, और अगर नकारात्मक असर पड़े तो उसका पुनर्भरण होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में मैंने बताया, पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य क्या, एक व्यापक संकल्पना है। प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, उत्पादन की निरंतरता, पुनर्भरण होना चाहिए, व्यापारिक दोहन से रक्षा, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, विरल संसाधनों की अपेक्षा प्रचुर संसाधनों पर जोर। अच्छा, इसी में ये तो संरक्षण का था ना, ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा जन जागरूकता, ये चौथा समावेशी विकास, पांचवा नैतिक शिक्षा, ऐसे होगा। पर्यावरण संरक्षण यही तक है, ठीक है। प्रयास, अंतरराष्ट्रीय प्रयास हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए होते रहे, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहा जाता है। इस क्रम में क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल लागू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम करने का प्रयास किया गया है। पशु पक्षियों को के संरक्षण के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते 32 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो पशु पक्षियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। कान सागरीय क्षेत्र को मानव समुदाय का साझा विरासत घोषित किया गया है। तो बहुत सारे उपाय किए गए हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ सामाजिक वानिकी, ग्रीन हाईवे कैंपेन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जल संरक्षण के लिए जल जीवन, हरियाली मिशन, नमामि गंगे, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति अभियान, वन्य जीवन संरक्षण के लिए वो बता ही दिए, नेशनल पार्क, ग्रीन सेंचुरी वगैरह वगैरह। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन की जगह हरित ईंधन, बायोडीजल, एथेनॉल पर जोर दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी आगे हम बढ़ रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की संकल्पना भारत की दी हुई है। पशु प्रजातियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट में हम लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। हमने क्या बनाया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो और भी बहुत सारे पहलू है, ठीक है। सतत विकास पर तो एक किताब ही लिखी जा सकती है, फिर भी कम पड़ेगा। सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। हमारे लिए इतना ही जानना काफी है। क्लियर है।